मीटिंग के अवसर पर मैं वकील भाई का धन्यवाद मानता हूँ, शकील और सभी पदाधिकारी, क्योंकि टाइम बहुत हुआ। सभी मान्यवर पदाधिकारी और आप भी सभी मान्यवर हो, और आप सभी का धन्यवाद मानता हूँ इस भारी संख्या में यहाँ पे आज उपस्थित रहे। आप सभी को पता है कि मेरा जन्म ही धारावी का है, तो जन्म से मुझे धारावी की जिम्मेदारी मुझे मिली है, धारावी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मिली है। और इसी जमीन में जन्म होने की वजह से और कुछ सिविल इंजीनियर होने की वजह से पूरे धारावी के डेवलपमेंट का जो भी प्लान है उसमें किसी भी हालत में धारावी का एक भी आदमी धारावी के बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आप सभी को बताता हूँ। और हर मीटिंग में मैं इस बारे में जिक्र भी करता हूँ कि धारावी के आखिरी आदमी को घर मिलने तक मैं चुप बैठूंगा नहीं, और वो धारावी में भी मिलेगा। इसके लिए हमारा एक नारा ही है, सबको दुकान और मकान और आप धारावी के सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान, ये हमारा नारा है। और किसी भी हालत में आपके चेहरे पे मुस्कान मैं लेके लाऊंगा ही, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है। अभी शकील भाई और ने पूरी राजनीति बताई, क्योंकि 2014 में भी मैं चुनाव लड़ा, 2019 में भी चुनाव लड़ा। आपके दुआ आशीर्वाद से मैं 2 बार यहाँ पे सांसद बना। 2014 में भी मेरे अगेंस्ट, मेरे खिलाफ ऐसा ही प्रचार किया कि राहुल शेवाले जीत के आएगा, शिवसेना का सांसद यहाँ पे जीत के आएगा तो हमारे मुस्लिम भाइयों को तकलीफ हो सकती है, सभी यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं उनको तकलीफ हो सकती है। 19 को भी वही प्रचार मेरे खिलाफ किया। लेकिन आप सभी को बताता हूँ 10 साल में यहाँ पे सभी धर्म के, सभी जाति को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेके जाके का डेवलपमेंट का काम ही मैंने किया, और सबका सम्मान भी रखा है। जो भी मंदिर का काम हो, मस्जिद का काम हो, चर्च का काम हो, सभी का। आप अगर मेरे जो फंड रहता है, मेरा एमपी का फंड रहता है, खासदार का जो फंड रहता है, उसकी लीज देखेंगे, उसमें मंदिर को भी पैसा मिला है, उसको मस्जिद को भी हम लोग ने काम करके दिया है, चर्च का भी काम करके दिया है। तो ये 10 साल में जो राजनीति मेरे खिलाफ ये लोग करते थे, तो आप में से एक भी, मैं धारावी की क्या पूरे मेरे क्षेत्र के सभी लोग को एक भी आदमी हाथ उठा के दिखाओ कि मैंने धर्म की राजनीति की और यहाँ पे जाति पाति की राजनीति की, मैंने कभी राजनीति की। और हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का है ना, हमारा गाना ही है, जात धर्म धन और शिवसेना शिवसेना, यानी कि उसमें जात पात धर्म नहीं मानो, शिवसेना शिवसेना, ऐसा एक शब्द ही है। तो ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हर बार एक कांग्रेस की राजनीति रही है, डरा के आपको वोटिंग लेना। 2014 2019 को तो मेरे नाम से डरा के, मैं शिवसेना के नाम से डराया, लेकिन अभी उनके पास दूसरा नाम नहीं ले नहीं सकते, क्योंकि सामने भी नकली शिवसेना है, हम लोग असली शिवसेना है। और नकली शिवसेना सिर्फ चेहरा है, उसका पीछे का चेहरा कांग्रेस ही है, वो सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे नकली चेहरा उन्होंने रखा हुआ है। और इस पूरे, जब से मैं राजनीति में हूँ, मैं चिता कैंप से, पालीपाड़ा भी मेरा क्षेत्र था, वहां से मैं जीत के आया हूँ, नगर सेवक बन के आया हूँ, और तब से मैं सभी धर्म के सभी सम्मान करके काम किया। यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई और बहन है। सबसे पहला जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था पूरे मुंबई में, एक निर्णय मैंने लिया, क्योंकि कब्रिस्तान ये ट्रस्ट के माध्यम से चलाते थे और मुंबई महानगर पालिका कभी भी कब्रिस्तान को फंड नहीं देती थी। लेकिन मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होने के बाद हम लोग ने उस वक्त निर्णय लिया, स्मशान भूमि हो या कब्रिस्तान हो, यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका के फंड के माध्यम से जो बर्गे जो अभी फ्री मिल रहे हैं आपको, वो उसका कारण मैं हूँ। मैंने उस वक्त निर्णय लिया था और पूरे मुंबई में हम लोग ने 5 करोड़ का बजट उस वक्त दिया था। और आज मुझे खुशी है, आज 70 करोड़ पूरे सभी कब्रिस्तान को हम लोग बर्गे फ्री देने के लिए पैसे देते हैं। जितने भी कब्रिस्तान में उसमें मिट्टी का जो रिक्वायरमेंट हो, जो जरूरत हो, जो भी डिमांड हो, वो भी पूरे करने के लिए एक बड़ा बजट हम लोग ने रखा हुआ है। आज आप चिता कैंप का कब्रिस्तान देखो, उसका मैंने काम पूरा किया हुआ है। देवनार का कब्रिस्तान देखो, शिवाजी नगर का कब्रिस्तान का तो एक बड़ा मसला बीच में निकला था, बड़ा आंदोलन भी हुआ। तो जो रफीक नगर की जो जगह थी, रिजर्व
जगह, वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड का बहुत डंपिंग होने की वजह से वहाँ पे कब्रिस्तान नहीं हो सकता था। तो मैंने जो वहाँ पे फायर ब्रिगेड है उसके सामने नई जगह वहाँ पे कब्रिस्तान में करके दी। अब वाशी नाका में हमारे बहुत सारे भाई यहाँ से शिफ्ट हुए, पूरे मुंबई के लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए, वहाँ पे पीपी, वहाँ पे कब्रिस्तान ही नहीं है। तो वो यहाँ पे भी माहौल में जो कब्रिस्तान की जगह है वो ट्रस्ट को हैंड ओवर करने का एक कितने सालों से पेंडिंग था, वो सब विषय मैंने पूरा करके दिया। एंटाफिल का कब्रिस्तान का भी अभी काम करके दिया। तो जितने, क्योंकि वो पुण्य का काम है, उसमें दुआ मिलती है, ये सब काम किए। बकरी ईद के वक्त जो फार्म से जो बकरे आते हैं तो उसको 2500 रुपया हर वक्त लेते थे, वो मुख्यमंत्री साहब को बोल के मैंने माफ करवाया। बकरी ईद के वक्त जो देवनार स्लॉटर हाउस है वहां पे जो सुविधा देने की वो पूरे काम किए। ईद मिलाद को इस बार गणपति विसर्जन के दिन ईद मिलाद का दिन था, ईद मिलाद का छुट्टी दूसरे दिन सबकी डिमांड थी कि ईद मिलाद को छुट्टी चाहिए, वो भी मुख्यमंत्री साहब को बोल के मैंने ईद मिलाद की छुट्टी दे दी। 2014 में जब मैं जीत के आया तो उस वक्त 2016-17 में बहुत सारे जो हज को जाते थे हमारे हज यात्री सब, उनकी डिमांड थी कि उस वक्त सऊदी गवर्नमेंट 2500 रियाल हमारे भारत से इंडिया से जो जाते थे हज को, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में इंडिया के लोगों से 2500 रियाल लेते थे, बाकी कोई कंट्री के पास से 2500 रियाल लेते नहीं थे। तो ये प्रश्न मैंने पार्लियामेंट में रखा, पार्लियामेंट में रख के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उस वक्त सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर जी का अच्छा रिलेशन है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया और सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने 2500 रियाल माफ कर दिया। तो वो भी बढ़ा। आज हज का जो कोटा बढ़ा उसका भी मैंने पार्लियामेंट में, क्योंकि मुझे जैसे आप लोग भी मुझे रिक्वेस्ट लेटर देते वही मैं पार्लियामेंट में रखता हूँ, और हज का जो कोटा बढ़ा इस साल का वो मैंने ही बढ़ा हुआ है, मैंने प्राइम मिनिस्टर से फॉलो अप करके ये सब चीजें की है। अरे आप मोदी जी को इतना, मोदी जी के बारे में लोग डरा रहे सब, पूरे ऑल वर्ल्ड की इस्लामिक कंट्री जितनी है उसके सब शेख हो, उसके सभी प्रमुख लोग हो, रिस्पेक्ट मोदी जी को क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया का और सभी इस्लामिक कंट्री का डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ही अच्छा है। इसके पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन अच्छा नहीं था। उसका एक उदाहरण आपको बताओ, कतार में हमारे जो 6 नेवी ऑफिसर्स फंसे हुए थे, उनको वहां पे सजा हुई थी, तो कतार के रॉयल फैमिली से बात करके मोदी जी ने उनको छुड़वा के लेके आया। बड़ी बात हुई। कतार का लॉ भी आपको पता है, कतार के कानून भी आपको पता है, लेकिन कतार गवर्नमेंट ने इतना वहां पे हेल्प किया। तो ये सब चीजें राजनीति की है। तो मैं आप सभी को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये राजनीति करने वाले करके जाएंगे, यहाँ पे मशाल लेके आग लगा के जाएंगे, लेकिन आग बुझाने के लिए कोई नहीं आएगा। धारावी को ये लोग जला के जाएंगे, लेकिन धारावी को बुझाने के लिए कोई आएगा नहीं। आपको याद दिलाओ तो कोरोना का टाइम, कोरोना के वक्त यहाँ पे जो भी अभी जितने भी उम्मीदवार आते हैं उनको पहला प्रश्न पूछने का कि कोरोना के वक्त आप धारावी में कहाँ पे थे, हमारे साथ थे क्या नहीं। मैं पहला जो पेशेंट मिला बालिका नगर का, वो पेशेंट जब भी पहला मिला तब से मैं धारावी में, जब तक कोरोना खत्म नहीं हुआ तब तक मैं धारावी में मैं खुद रोज आके एक एक चीजें करवाता था। जो हॉस्पिटल, क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल, बाहर के हॉस्पिटल में धारावी के लोगों को कोई लेता नहीं था, धारावी का पेशेंट आने की सब लोग डरते थे। केंद्र सरकार की एक कमेटी आई थी, तभी मैं राउंड ले रहा था सब कमिश्नर के साथ। वो केंद्र सरकार की कमेटी ने तो इतना रिपोर्ट, डेंजर रिपोर्ट दिया था कि धारावी में कोरोना बढ़ने वाला, 1 लाख लोगों को, धारावी के लोगों को कोरोना होगा। धारावी के 1 लाख लोगों को कोरोना होगा तो मुंबई के लोगों को कोरोना होगा, मुंबई के लोगों को कोरोना होगा तो महाराष्ट्र के लोगों को कोरोना होगा, महाराष्ट्र के लोगों को कोरोना होगा तो पूरे देश में कोरोना होगा। ऐसा रिपोर्ट, डेंजर रिपोर्ट उन लोग ने दिया था जो कमेटी आई थी। तो मैंने उस वक्त चीफ मिनिस्टर और सभी कमेटी मेंबर को बोला कि ये सब गलत रिपोर्ट है, धारावी के लोग सब लॉ फॉलो करेंगे, आप जो भी लॉकडाउन का वो जो भी चीजें उसमें आपका पूरा सहयोग करेंगे। और पूरे विश्व को धारावी ने दिखाया, धारावी मॉडल जो सक्सेस हुआ है वो किसका क्रेडिट नहीं, वो धारावी के लोगों का क्रेडिट है। धारावी के लोगों ने वो कोरोना का जो भगाया और एक मॉडल बना के दिखाया। उस वक्त रेशनिंग की व्यवस्था हो, वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा था, लेकिन मैंने खुद सब एनजीओ से मदद लेके यहाँ पे वैक्सीन पूरा लोगों को
दिया हुआ। रेमडेसिविर उस वक्त मिलता नहीं था, कितने लोगों को रेमडेसिविर मैंने वहां पे लाके दिए। प्लाज्मा का पूरा देश का सबसे पहला प्लाज्मा का सेंटर हम लोग ने वहां पे धारावी में चालू किया। तो धारावी में कोरोना के काल बहुत ही, ये चीजें क्यों बता रहा हूँ कि जो राजनीति कर रहे हैं उनको ये चीजें भी बताना चाहिए। उस वक्त हमने हिंदू मुस्लिम को देखा नहीं, उसमें उस वक्त धारावी का आदमी धारावी कर देखा, और मैं भी धारावी कर हूँ। तो उस भावनाओं से आपके परिवार के सदस्य के नाते उस कोरोना काल में हम लोग साथ में रहे। अभी रहेगी बात धारावी रिडेवलपमेंट की। धारावी रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले भाषण के पहले मैंने आप सभी को बताया, धारावी का एक भी आदमी धारावी के बाहर जाने वाला नहीं। मैंने पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं और मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा मॉनिटरिंग करूंगा, आपके साथ आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा। एक भी आदमी के ऊपर अन्याय होने नहीं दूंगा। मैं खुद इंजीनियर हूं, मैं सभी डिजाइन सब चेक करके सभी कानून के हिसाब से धारावी के लोगों को न्याय कैसे मिलेगा उसके लिए मैं करूंगा। बीच में सब मस्जिद वाले, मदरसे वाले, इनकी कमेटी भी मुझे मिली, उनको भी मैंने ये आश्वासन किया जो प्लानिंग बनेगा उसमें सभी मस्जिद हो, मदरसे हो, मंदिर हो, सबका स्थान के बारे में सबका रिस्पेक्ट रख के, सबकी भावनाओं को रिस्पेक्ट रख के पूरी प्लानिंग की जाएगी। तो ये चीजें भी, इसका भी मसला हल किया हमने। जो इंडस्ट्री वाले आए थे, गारमेंट वाले, सब इंडस्ट्री वाले को भी बात किया कि आपको जैसा चाहिए वैसी डिजाइन वैसे बनाएंगे। और इंडस्ट्री, अभी यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो पुराने सिस्टम से, पूरा वर्ल्ड में एक नई नई टेक्नोलॉजी आई है। अगर वो नई टेक्नोलॉजी गारमेंट इंडस्ट्री हो, लेदर इंडस्ट्री इसको मिलती है तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपको भी उसकी फैसिलिटी मिलेगी। ये सब चीजों का इसमें प्राविधान हम लोग ने किया हुआ है। तो डेवलपमेंट के बारे में आप डरिए मत, मैं आखिरी दम तक आपके साथ रहूंगा। आज चुनाव है, चुनाव के वक्त सभी बहकाने के लिए आएंगे हर वक्त, ऐसा ही मैं देखता हूं। मुझे 2014 का चुनाव का भी यही अनुभव, 2019 का भी चुनाव का यही अनुभव है। 3-4 लोग घर घर जाते, इतना ब्रेन वॉश करते और इतना दिमाग में सबके जहर डालते, तो वो जहर इतना रहता है, बाद में 5 साल में वो 4 लोग जो घर पे आते बताने के लिए, वो 4 लोग 5 साल कभी आपके घर पे आएंगे नहीं। तो जहर डाल के जाएंगे, बाद में 5 साल कोई संभालने को आएगा नहीं। तो 4 लोगों को पूछना है, जब भी कोरोना तभी मेरे घर पे तुम लोग आए थे क्या? जो अभी चुनाव के टाइम एक जो मन में जो जहर फैलाए, उनको आप ये सब चीजें बताइए। आप ये सब चीजें अभी बता रहे हमको, 5 साल तुम मुझे संभालोगे का ये प्रश्न उनको पूछने का। तो वही मैं बोला, आग लगाने के लिए बहुत ही इजी रहता है, 2 मिनट में आग लग सकती है, आग बुझाने के लिए 2 घंटा लगता है। तो ये चीजें आप सभी ध्यान रखिए। मैं नया नहीं आपके सामने, मेरा अनुभव आप लोग ने 10 साल लिया हुआ है। 10 साल यहाँ से बड़ी मस्जिद से लेकर सभी मस्जिद को मैंने मदद किया हुआ है। आप बड़ी मस्जिद किसी को भी पूछिए, तभी मैंने कुछ अलग ऐसा देखना, यहाँ पे मंदिर मस्जिद सभी को सपोर्ट किया। और ये गवर्नमेंट, अगर आपको ये गवर्नमेंट का खिलाफ वो अगर बोलते हैं, तो ये गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी के लिए पहले 700 करोड़ का बजट था, अभी 1400 करोड़ बजट बना हुआ है। मदरसे के लिए पहले 2.5 लाख था, अभी 10 लाख किया हुआ है। तो ये सब चीजें क्यों किए कि हम सभी रिस्पेक्ट करते, काम करते थे। केवल कांग्रेस का काम जहर फैलाना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो शिवसेना का नाम से ही आपको बहकाएंगे, लेकिन वो शिवसेना नाम के लिए उसके पीछे का चेहरा कांग्रेस ही है। हमारी जो लड़ाई है, हमारे विचार और कांग्रेस के विचार के ऊपर ही लड़ाई है। कांग्रेस आपको भड़काएंगे आएंगे, हम आपको रीडेवलप करके दिखाने के लिए यहाँ पे आए हुए। आपका घर, आपका मकान ये बनाना, यही हमारा पूरा मकसद है। और मैं आप सभी को वचन देता हूँ कि किसी हालत में वो पूरा करके, और यहाँ पे ही सबका डेवलपमेंट होगा। समाज मंदिर का बात किया, तो जो प्लानिंग किया DRP का, उस प्लानिंग में समाज मंदिर ऑलरेडी है, उस प्लानिंग में ऑलरेडी उर्दू कॉलेज भी है, उस प्लानिंग में 12 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी है। और जहाँ आप जो यहाँ पे वो ताई रहेंगी, उनके पिताजी भी पहले रहते, वो तो हेल्थ मिनिस्टर थे, एक हॉस्पिटल यहाँ पे बना नहीं सके। ताई तो एजुकेशन मिनिस्टर थी, कभी एक स्कूल या उर्दू कॉलेज, कितने दिनों से पिछली बार बड़ा आंदोलन किया था उर्दू कॉलेज के लिए, लेकिन तो तभी इतना बड़ा आंदोलन मेरे खिलाफ भी वो सब पूरा माहौल बना है, लेकिन उर्दू कॉलेज बनाने। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, जो लेबर स्कूल ना, लेबर कैंप का स्कूल है,
वहां पे ऑलरेडी बीएमसी स्कूल में आप चाहे तो बीएमसी में जाके पेपर भी चेक करो, वहां पे उर्दू कॉलेज ऑलरेडी हम लोग ने सैंक्शन किया हुआ है, उसका टेंडर भी अभी निकला है। आज ये इलेक्शन है, इसके लिए उसका भूमि पूजन हम लोग कर नहीं सके, लेकिन उसका काम भी स्टार्ट करने का ऑर्डर हम लोग ने दिया, उसका कॉन्ट्रैक्टर भी अपॉइंट हुआ है। पहले वहां पे स्कूल बना रहे थे, लेकिन बब्बू खान जब भी मेरे पास आए तो तब भी मैंने बोला कि हर वक्त उर्दू कॉलेज का विषय इलेक्शन के टाइम आता है तो वहां पे अपन उर्दू कॉलेज करेंगे। तो दीपक केसरकर जी ने वहां पे उर्दू कॉलेज का सैंक्शन भी किया। धारावी रिडेवलपमेंट की जो अथॉरिटी उन्होंने भी उसका एनओसी दे दिया, उसका टेंडर भी प्रोसेस हुआ है। तो ये सब चीजें हम लोग ने की है। तो मैं जो 10 चीजें बोली है उसमें से एक भी चीज सामने वाले कैंडिडेट ने अगर की है तो आप उसका सपोर्ट कीजिए। मैं खुद आपको बोलूंगा, आप उनको पूछो एज उम्मीद। अभी आज उम्मीदवार देखो, उम्मीदवार इसमें पार्टी ये सब अभी चलो बाजू में रखो। एक धारावी का लड़का आपके सामने खड़ा है और एक कफ परेड वाला जो हाईफाई कॉलोनी वाला है वो आपके सामने खड़ा है। उसको पूछो कि आपने कौन सी 5 चीजें धारावी के लिए की है। एज ए उम्मीदवार आप पूछो, अगर वो 5 चीजें खुद बताएगा, वो जिंदगी में कभी धारावी आए नहीं, पहली बार धारावी इतना घूम रहा है और घूम के वो खुद इतना कंटाल गया कि पूरा धारावी का अपना माहौल देख के, और वो उसको मिलने को उनको जाएंगे तो पहला आपको सामना करना पड़ेगा वॉचमैन से। वो आपका पहला, अगर आपको मिलने को जाने का हो, फिर सामना पड़ेगा आपका कुत्ते से। घर पे कुत्ता है तो एक तो नीचे वॉचमैन एंट्री नहीं देगा और घर में कुत्ता एंट्री नहीं देगा। तो ये सब चीजें आप सब ध्यान में रखो। आपका घर का लड़का हो, आपका परिवार का सदस्य हो, और 10 साल का मेरा पूरा आप ये देखो। मैं आपको फिर एक गुजारिश करता हूँ, भड़काओ मत आओ। भड़काने वाले बहुत आएंगे, जलाने वाले बहुत आएंगे, बुझाने वाला कोई नहीं आएगा। और घर घर में जाके जो ब्रेन वॉश होता है, जो जहर फैलाते को आप मुंह तोड़ आप खूब जवाब दे दो। क्योंकि ये वक्त 5 साल अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण 5 साल है। पूरा भारत, इस विकसित भारत जो बोल रहे हैं, जो विकसित भारत एक शब्द नहीं, विकसित भारत यानी कि धारावी विकसित होगा तो भारत होगा। विकसित भारत यानी कि क्या रहता है आपको बताता हूँ। ये शब्द थोड़ा किसी को समझेगा नहीं यहाँ पे महिला लोग, लेकिन विकसित भारत में है ना, आपका घर का भी पूरी चीजें उसमें है। आपका घर विकसित होगा, आपका परिवार विकसित होगा तो ही भारत विकसित होगा। और ये सपना हम लोग ने क्यों रखा है 2047 यानी कि 2047 को भारत विकसित होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि 100 साल पूरे होने वाले भारत के इंडिपेंडेंस को। विकसित भारत यानी कि पूरे विश्व में ना, जो विकसित शब्द बोलते, विकसित देश, डेवलप कंट्री बोलते हैं उसको। पूरे विश्व में सिर्फ 36 ही देश विकसित है। वो क्यों विकसित देश है? उधर घर अच्छे रहते हैं, उसका वहां पे मृत्यु का ये कम रहता है, उसमें हॉस्पिटल अच्छे रहते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छे रहते हैं। ऐसे 36 ही देश है पूरे विश्व में जो विकसित कहते हैं। उस विकसित देश में अपना नाम कभी जाएगा जब धारावी विकसित होगा, आपका घर विकसित होगा, आपका परिवार विकसित होगा। ये बड़ा मिशन हम लोग ने रखा है, तो इसमें आपका परिवार का भी उसमें पूरा सहयोग रहेगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को गुजारिश करता हूँ, आपकी दुआ। और फिर आपका ड्राइवर भी मुस्लिम है? नहीं, वो तो अपन मानते नहीं। मेरा ड्राइवर का मेरा भाई है, ड्राइवर नहीं बोलता, मेरा भाई। मेरे साथ इबू है, मोहम्मद है, रिजवान है, मेरे घर के सभी सदस्य है पूरे। तो मैं कभी जिंदगी में ये सोचा नहीं, आप भी दिल में कोई जहर डालता है सोचो मत। मैं एक परिवार का सदस्य सोचो, हिंदू मुस्लिम में सब दिमाग से निकाल डालो। हम धारावी वाले, हम धारावी के सब परिवार वाले, हम धारावी का परिवार एक ही परिवार है। हमारी माँ बहन है, सब हम साथ में धारावी का विकास हम लोग करके दिखाएंगे और कोई बाहर का यहाँ पे नहीं चलेगा। तो आपको फिर एक बार मैं बताता हूँ, किसी के बहकावे मत आइए। आप एक बार 2 बार गलती करके बैठे, अभी तीसरी बार भी गलती मत कीजिए। तो फिर एक आप सभी को गुजारिश करता हूँ, दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आखिर में दुआ ही काम आती है, जो 2014-19 में काम आई है। धन्यवाद।